हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर अपना सेशन। और अपने सेशन का फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है बायोलॉजी का, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, साइंस क्या होती है, साइंस की कितनी ब्रांचेस होती हैं। तो हमने पाया कि साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हमने बात की है। हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में बायोलॉजी, और बायोलॉजी हम यहाँ पर साथ में पढ़ेंगे। बायो के कौन कौन से चैप्टर हमारे पास आते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। और हमने देखा कि उन चैप्टर्स में हम किन टॉपिक्स को कवर यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमने बोला था कि यहाँ पर जो साइंस क्या होता है, एक निश्चित और क्रमबद्ध ज्ञान होता है, यानी कि फिक्स होगा और सीक्वेंस वाइज होगा। तो उसी क्रम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीजों को डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो फिक्स है। फिक्स का मतलब ये है, वो सटीक जानकारी है आपके लिए। आप कभी भी कहीं भी पढ़ेंगे तो आप सेम चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की है क्रमबद्धता की। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस वाइज चलेंगे, और जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि सीक्वेंस वाइज स्टडी किस प्रकार से हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आता है चैप्टर 5, यानी कि इससे पहले के जो चैप्टर आपके होंगे वो या तो फिजिक्स के होंगे या केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। बायो का सबसे पहला चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है यहाँ पर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। फंडामेंटल, ठीक है। क्या है ये नीचे आप यहाँ पे एल लिख लेंगे, फंडामेंटल है। चलिए, अब हमने क्या बोला है, चैप्टर का नाम पढ़िए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और डैश करके आपको बता रखा है सेल। इट मीन्स कि आपका सेल कहता है कि जीवन की जो मौलिक इकाई है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, यानी कि सेल क्या है, हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, हमारे जीवन की इकाई है। क्या है? सेल है। ये तो है चैप्टर का नाम। चैप्टर में क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा इमेजेस को देखिए। एक इमेज में आपको एक गोले से दिखा रखे हैं और उन गोलों से एक बॉल बन रही है, और दूसरी इमेज में आपको दिखा रखी है एक बॉडी। तो होता क्या है, ये जो गोले हैं इन्हें मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोशिकाएं मिलकर के एक बॉल बनाएंगे और इसी प्रकार से डेवलपमेंट होगा और आपके पास एक पूरी बॉडी आएगी। क्लियर है इतना? थोड़ा सा बात करेंगे हम सेल के बारे में, उससे पहले हम ये जानेंगे पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। क्लास 12th में आपके पास एक सेपरेट चैप्टर आता है जिसमें आप पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, आप पढ़ेंगे। तो हम उसी चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ेंगे तब वहाँ पे सेल का कॉन्सेप्ट आएगा और तब जाके हम सेल को यहाँ पर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ लाइफ को, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का कंटेंट आता है, जिसमें आप एक बार कंटेंट को देख सकते हैं। ये हमारे चैप्टर का कंटेंट है, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सेल क्या होती है, सेल को क्यों पढ़ रहे हैं, सेल क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेल थ्योरी आती है, ठीक है, जिसमें कुछ 2 से 3 आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिका के आधार पे, सेल के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास क्या आते हैं, जीव आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। कोशिका के अलग अलग आकार यहाँ पर होते हैं और उनके जो फंक्शन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट जो आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जो कि थोड़ा सा लेंथी आपका टॉपिक होगा, ठीक है। ये हमारे चैप्टर के टॉपिक हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति या जीवन का उद्भव कैसे हुआ होगा। अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता होगा, आपने इतना सुना होगा कि जब पृथ्वी की का निर्माण हुआ था शुरुआत के टाइम पे, तो जो पृथ्वी थी, जो अर्थ थी, वो क्या थी, आग का जलता हुआ गोला थी। उस टाइम पर वहां पर किसी भी प्रकार से जीवन नहीं पाया जाता था, कोई ऑक्सीजन वहां पर नहीं थी, कोई पानी वहां पर नहीं था। पृथ्वी क्या थी, जैसे आग का जलता हुआ गोला होता है वैसे ही था, क्योंकि पृथ्वी बहुत गर्म थी, बहुत गर्म। बहुत टाइम के बाद
अब ये बहुत टाइम का मतलब यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल नहीं है। हम मिलियंस और बिलियंस ईयर में बात कर रहे हैं। कितने होते हैं मिलियंस एंड बिलियंस, एक बार आप लोग देखेंगे, ठीक है। हमने कहा हम मिलियंस एंड बिलियंस ईयर एगो की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत मिलियंस और बिलियंस ईयर एगो क्या हुआ था, जो अर्थ थी वो क्या थी, आग का जलता हुआ गोला थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जो पृथ्वी थी, जो अर्थ थी, अब अर्थ कैसी थी, इस प्रकार से थी, गोल नहीं थी, या जिस प्रकार से आप आज देखते हैं वैसे नहीं थी, ठीक है। आग का जलता हुआ गोला थी, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जैसे आजकल अभी हमें देखने को मिलता है। जो अर्थ होती है जो धुरी से थोड़ा चपटी हुई होती है और बाकी गोल होती है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि ऐसा था। यहाँ पर ये क्या है, आपने कहा ये क्या होंगे, गड्ढे होंगे जो कि अर्थ पे हैं अभी। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुई, वर्षा हुई। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुई, वर्षा हुई धीरे धीरे, यानी कि, और ये जो बारिश है ये भी बहुत मिलियंस ईयर तक होती रही। ऐसे नहीं है कि बारिश 1-2 दिन हुई, 1-2 साल हुई, या 50 साल हुई, या 100 साल, बारिश लगातार कंटिन्यूसली होती रही। तो जैसे जैसे बारिश हुई तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है, अब आपने कहा कि वो थोड़ा, पहले तो क्या होगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा क्योंकि आग का जलता हुआ गोला थी। जब बारिश कंटिन्यूसली होती रही तो थोड़ा टेम्परेचर कम होने लगा। जब टेम्परेचर कम होने लगा तो अब धीरे धीरे करके पानी जो है अब यहाँ पर भरने लगा, इन गड्ढों में पानी भरने लगा। और अब अर्थ ने कैसा शेप ले लिया है, जैसा आप लोग अभी देखते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर, इन गड्ढों में, इन गड्ढों में पानी भरा तो क्या बने, आपने कहा समुद्र बने हैं, ठीक है। जो आपने कहा जो समुद्र हैं, जो सागर हैं, वो बने हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर अर्थ ने ऐसा शेप ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, पानी अब इकट्ठा होने लगा। अब यहाँ पे अर्थ जब आग का जलता हुआ गोला थी, उस टाइम पर अर्थ पे कुछ नहीं था। जैसे जैसे पानी यहाँ पे भरने लगा, वैसे वैसे इसमें कुछ प्रिमिटिव गैसें बनने लगी। प्रिमिटिव गैसों का मतलब होता है कि जो कुछ प्राथमिक गैसें थी, जो इनिशियल टाइम पे, शुरुआत के समय पे पृथ्वी पे थी, ठीक है। कुछ गैसेस यहाँ पे थी, ऑक्सीजन नहीं थी, उनके अलावा कुछ और गैसेस थी यहाँ पर। अब हमने कहा वो गैसें क्या हैं, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि हमें सेल पढ़ना है, सेल का कॉन्सेप्ट हमें लेके आना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आप जस्ट एक स्टोरी जैसे आप इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब कुछ क्या थी, प्रिमिटिव गैसें थी। आपने कहा पृथ्वी पे कुछ गैस आ गई है, अर्थ में कुछ गैस आ गई है, और यहाँ पर H2O भी आ गया। H2O क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वॉल्केनोज भी बनने लग गए हैं, ठीक है। वॉल्केनोज तो बनेंगे क्योंकि आग का जलता हुआ गोला है, तो वॉल्केनोज बनेंगे। आपने कहा लाइटनिंग भी होगी, तो इससे क्या है, एनर्जी के सोर्सेज भी इनके पास यहाँ पर है। एनर्जी के सोर्सेज है, क्या है, वॉल्केनो के फटने से जो आपने कहा जो एनर्जी है, जो हीट है, आपने कहा जो लाइटनिंग हो रही है, तो ये चीजें यहाँ पर आ गई हैं। अब इन चीजों से, आपने कहा जो प्रिमिटिव गैस थी, इसने क्या किया है, पानी के साथ रिएक्ट किया है, पानी के साथ रिएक्शन हुई है। और पानी के साथ रिएक्शन हुई है तो आपने कहा कि कुछ इनिशियल जो मॉलिक्यूल थे, जो माइक्रो मॉलिक्यूल थे, वो बनने लग गए हैं। क्या बने, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे क्या क्या बने यहाँ पर, जैसे हमने कहा यहाँ पर बने हैं ग्लूकोज, ठीक है। जैसे हमने बोला यहाँ पर बने हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर बने हैं कुछ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए इतने ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके इन, जब यहाँ पर ग्लूकोज बना, यहाँ पे अमाइनो एसिड बना, तो एक बार पूरा सीक्वेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ है, फिर से विद द टाइम इन माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल बनेंगे। और वो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है, आपने कहा जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आपने कहा प्रोटीन है, ठीक है। धीरे धीरे इसी प्रकार से जो ये सीक्वेंस है ये आगे चल बढ़ता चला गया, और हमारे पास आए सबसे प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर,
प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास क्या आया है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर आया है। अब ये हटा देते हैं। हमने कहा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर को हमने कहा ये क्या है, एक सेल है, ये एक कोशिका है, या आप बहुत छोटे स्ट्रक्चर आप इन्हें बोलिए, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर आप बोलिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हटाते हैं, हमें आना है सेल के कॉन्सेप्ट से। इतना ध्यान देखिए, यहाँ पे क्या बना है, ग्लूकोज बना है, हम सिर्फ ग्लूकोज को रहने देते हैं। ठीक है, अब हमने बोला पृथ्वी पे धीरे धीरे क्या हुआ, जीवन का आरंभ हुआ। जब जीवन का आरंभ हुआ तो सबसे पहले हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बनी होंगी, क्योंकि साइंस में इनने क्या बोला है, हर चीज जो हो रही है वह साइंस है। ठीक है, हमने कहा सीक्वेंस वाइज है, और जब हमने कहा सीक्वेंस वाइज की हमने बात की थी तो हमने बोला था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हमने पढ़ा था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब ऐसा नहीं होगा कि जब जीवन की शुरुआत होगी तो शुरुआत में ही सीधे मनुष्य बन जाएंगे, शुरुआत में ही सीधे पेड़ बन जाएंगे, नहीं। आपने बोला सबसे पहले यहाँ पे क्या होंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर, जो सबसे क्या है, सबसे माइन्यूट है, माइक्रो स्ट्रक्चर बनेंगे। जब ये माइक्रो स्ट्रक्चर बने और इनमें क्या है, आपने कहा कि क्योंकि ये लिविंग है, ठीक है, जब ये माइक्रो स्ट्रक्चर बने हैं तो हमने बोला, हमने इन्हें सेल नाम दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने इन्हें सेल नाम दे दिया है, या हमने इन्हें कोशिका नाम दे दिया है। हमने कहा लिविंग है ये, ठीक है, ये हमने लिविंग कहा है। तो लिविंग का एक कैरेक्टर होता है जो आपको याद रखना है, सब पे अप्लाई होता है। लिविंग का एक कैरेक्टर है कि उसे क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए, और उसे एनर्जी चाहिए तो एनर्जी को लेने के लिए या तो फूड इनटेक करेगा या कोई दूसरी जो टेक्निक है वो वहां पर लेगा। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, फूड इनटेक करता है। ठीक है, इस माइक्रो स्ट्रक्चर को क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी के लिए क्या है, इसे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। अब ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप आपने पढ़े हैं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने बोला क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ग्लूकोज बन गया था वहां पे ग्लूकोज, तो ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये जो सेल है ये इस ग्लूकोज को कंज्यूम करेगी। तो हमने कहा कि ये किस प्रकार की सेल थी, हेटेरोट्रॉपिक सेल थी, हेटेरोट्रॉपिक सेल थी। क्योंकि ये क्या कर रही है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद नहीं कर रही है, बल्कि ऑलरेडी जो रेडीमेड ग्लूकोज है उसे कंज्यूम कर रही है। धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ा, इन माइक्रो स्ट्रक्चर का या इन सेल्स का नंबर बढ़ता चला गया, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ सेल बनती चली गई, और ये ग्लूकोज को कंज्यूम करते रहे। धीरे धीरे ग्लूकोज की कमी हुई, अब इन्हें क्या देखना था, अल्टरनेटिव देखना था फूड का। ठीक है, जब इन्होंने अल्टरनेटिव देखा फूड का, तो आपने कहा अब ये खुद अपना जो फूड है वो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, खुद अपने फूड की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन आपने कहा कैसे करेंगे, तो अब ये ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। हमने कहा ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। लेकिन ऑटोट्रॉफ कैसे होते हैं, आपने कहा ये वो ऑटोट्रॉफ नहीं है जो कि आज के डेट में आप पढ़ते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ की बात नहीं हो रही है। ये वो स्वपोषी नहीं थे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं और यहाँ पर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स बन रहे हैं। तो ये कैसे ऑटोट्रॉफ थे, कीमो ऑटोट्रॉफ थे, कीमो ऑटोट्रॉफ थे, यानी कि केमिकल की प्रेजेंस में जो अपना फूड यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि हेटेरोट्रॉफ से क्या हुआ, यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ का फॉर्मेशन हुआ। क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक सेल का, कीमो ऑटोट्रॉफिक सेल, क्योंकि हम सेल की बात करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल से क्या हुआ, क्योंकि अब केमिकल्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, इन्हें फिर से एक अल्टरनेटिव ढूंढना था। अब कीमो ऑटोट्रॉपिक से आपने कहा ये क्या बने हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक सेल बनी, यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल बनी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये क्या नहीं करते थे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे H2O के बदले H2S का यूज करते थे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, H2S का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल थी ये यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, इट मीन्स कि अभी तक अर्थ में ऑक्सीजन आई ही नहीं है। ठीक है,
धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे इन्होंने फिर से अल्टरनेटिव ढूंढे और अब इन्होंने क्या किया, आपने कहा अब ये हो गए हैं ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, ये आप पूरा लिख लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, H2O का यूज कर रहे हैं। जो H2O का यूज करेंगे तब ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। अब हमने इतनी लंबी चीजें क्यों पढ़ी है, हमने इसलिए पढ़ी है कि जब जीवन का शुरुआत हुआ है तो कहाँ से हुआ है, एक सेल से हुआ है। जीवन जो शुरू हुआ है वो एक सेल से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तक जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, चाहे वो हेटेरोट्रॉप हो, कीमो ऑटोट्रॉप हो, या फोटो ऑटोट्रॉप हो, या ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉप हो, सभी में आप बात कर रहे हैं सेल की। सभी में क्या बात कर रहे हैं, सेल की। तो इस पूरी स्टोरी का जो यहाँ पर एम था, ये पूरी स्टोरी जो आपको सुनाई गई है वो इसलिए सुनाई गई है कि आपको ये पता चले कि जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो कहाँ से हुई थी, कोशिका से हुई थी। इसीलिए हमने कहा कि कोई भी जो जीव है उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कोशिका से होता है। ठीक है, जब भी, जैसे कि जब भी हमारे निर्माण की शुरुआत हुई होगी, हम क्या होते हैं, अपनी मदर के वूम में रहते हैं, 9 महीने तक जो बेबी होता है वो अपनी मदर के, अपनी माता के गर्भ में रहता है। ठीक है, जब उसके निर्माण की शुरुआत हुई है, जब उस न्यूबॉर्न जो आप देख रहे हैं, जो शिशु है, जब उसके निर्माण की शुरुआत हुई है तो उसके निर्माण की शुरुआत भी एक कोशिका से हुई है। जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल है जो कि हम हर बार पढ़ते हैं, एक दीवार बनानी है और इस दीवार की शुरुआत एक ईंट से होती है, फिर उसके बाद दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, और इसी प्रकार से ईंट यहाँ पर क्या होती है, ऐड होती रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो ईंट है वो ऐड यहाँ पर होती रहती है। हमने कहा ये पूरी दीवार जो ईंट से बन रही है इसकी शुरुआत किससे हुई है, एक ईंट से हुई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ईंट की जो इकाई है, इकाई का मतलब होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिससे कि वो पूरी जो चीज है वो बनी है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लिया था जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि पूरा कपड़ा बना है तो कपड़े की इकाई क्या होगी, आपने कहा एक जो रेशा है, एक जो तंतु है, उसको मिला करके जब आपने और तंतु जोड़े उसमें, ठीक है, तो जब आपने उसे बुना तब जाके पूरे कपड़े का निर्माण हुआ है। वैसे अगर हम अपनी बात करें, अपनी बॉडी की बात करें, तो हमने कहा हमारी बॉडी का निर्माण कहाँ से हुआ है, सेल से, एक कोशिका से। और एक कोशिका से, एक कोशिका का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर है बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसी में क्या हुआ है, इसी में वृद्धि और विकास हुआ है और तब जाके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी तक कितनी बात आप समझ चुके हैं कि जीवन का, कोई भी जो जीव है, ध्यान रखिए जब हमने बायोलॉजी पढ़ने की बात की थी तो हमने कहा था कि बायोलॉजी का मतलब होता है, यहाँ पर हम सभी जीवों के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीनों की बात, जीव का मतलब होता है हम सभी जीवों की बात कर रहे हैं कि उनका जब निर्माण होता है तो शुरुआत कहाँ से होती है, कोशिका से होती है। ठीक है, अगर किसी में कोशिका नहीं है, ठीक है, किसी के बॉडी का फॉर्मेशन कोशिका से नहीं हुआ है तो वो लिविंग की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर हम आगे बढ़े और अगर हम बात करें थोड़ा सा कोशिका के बारे में, तो आपके पास डेफिनेशन क्या आती है, डेफिनेशन में बोला गया सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी कि कोशिकाएं सभी जीवित प्राणियों के निर्माण का खंड है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज द सेल, आपने कहा जटिल जीवों की प्राथमिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। ठीक है, डेफिनेशन जो आती है वो एक, ध्यान रखिए हमारे पास क्या आते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है, सेल है हमारे पास। ठीक है, एक बार इस डेफिनेशन को पढ़िए फिर दोनों शब्दों के मतलब हम यहाँ पर समझते हैं। अभी तक जो भी चीजें डिस्कस की हैं वो भी साथ साथ में आप लोग नोट करते रहेंगे। चलिए, तो अब हमने क्या बात की है, डेफिनेशन आपने पढ़ ली होगी यहाँ पर। अब हमें इतना तो समझ आ गया है। अब हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में यहाँ पर बाकी के जो चीजें हैं वो कैसे बनी हैं, क्या अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं, अंग की बात करते हैं, वो किसी और चीज से बने हैं। एक्चुअली में आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी सेल से मिलकर के बने हैं। तो सेल में होता क्या है, जैसे कि एक सेल है, जैसे कि एक सेल है और इसी प्रकार से बहुत सारी सेल हैं तो डिफरेंस होता है।
कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होती है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप जानते हैं कि हम में कितनी सेल होंगी, हमारी बॉडी में कितनी सेल्स होंगी, क्योंकि ये तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग होंगे, जितने भी जीवित प्राणी हैं, पादप हैं या सूक्ष्म जीव हैं, उनमें सेल होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी में कितनी सेल्स होती हैं, क्या आप काउंट कर सकते हैं? क्या बॉडी की कुछ सेल्स के नाम आप मुझे बता सकते हैं? तो हो सकता है कि आपको अभी आंसर पता ना हो, ठीक है। हम आगे जाकर के चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में कितनी सेल्स होती हैं और क्या क्या उनके नाम हो सकते हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी की जो सेल्स है आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, क्योंकि पूरा शरीर आप देख रहे हैं सेल से मिलकर के बना होता है। मैंने बोला था जो सेल होती है वो कैसी है, माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है इसे सिर्फ, अगर एक सिंगल सेल की बात करें, एक सिंगल सेल इतनी छोटी होती है कि उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का ही यूज करते हैं। अब अभी तक आपने माइक्रोस्कोप देख लिया होगा, ठीक है। जब आप छोटी क्लासेस में थे तब भी आपको बताया गया था माइक्रोस्कोप क्या होता है, और आपको ये भी बोला गया था कि अगर आपने माइक्रोस्कोप नहीं देखा है तो आप अपने लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी में जाकर के देखेंगे माइक्रोस्कोप क्या होते हैं और कैसे वो क्या करते हैं, जो इमेजेस होती हैं उन्हें आपको जूम करके दिखाते हैं। तो सेल्स इतनी छोटी होती हैं, एक सेल की अगर हम बात करें, सेल इतनी छोटी होती है कि आप अगर उसे देखेंगे तो आप अपनी आंखों से उसे नहीं देख पाते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। अब अभी आपके पास प्रैक्टिकल भी है, आप एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करेंगे, उससे पहले हमें थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, देन आप क्या करेंगे, दोनों ही प्रैक्टिकल आपके इसी चैप्टर में होते हैं और ये प्रैक्टिकल हम करते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा भी जाता है, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तब भी आपसे पूछा जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आप माइक्रोस्कोप का भी यूज करेंगे और वहां पर आपको पता चलेगा माइक्रोस्कोप एक्चुअली में कर क्या रहा है, ठीक है। अगर हम एक सिंगल सेल को देखते हैं तो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देगा, अगर आपको सेल देखनी है तो आप सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। एक चीज ये है, दूसरी ये है कि आप अगर अपनी बॉडी को देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, यानी कि इतनी विशाल जो हमारा शरीर होता है, वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। क्योंकि कोशिका अगर हम सिर्फ एक की बात करें तो एक हमने का बहुत छोटी होती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, तभी हम अपने शरीर को देख पा रहे हैं, तभी हमारा जो शरीर है वो इतना विशालकाय होता है। क्लियर है? अब कुछ टर्म्स आती हैं कि जो शरीर होता है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इकाई का मतलब मैंने आपको बोला है, इकाई का मतलब ये है कि वो सबसे छोटा खंड, वो सबसे छोटा पार्ट, वो सबसे छोटा पोर्शन जिसको मिला करके पूरे उस चीज का निर्माण हो रहा है, उस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे कि आपकी कॉपी है, आप उसे क्या कह रहे हैं, कॉपी कह रहे हैं। कॉपी किस चीज से मिलकर के बनी है, पेजेस से मिलकर के बनी है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो कॉपी है उसकी इकाई क्या है, पेज है। पूरी कॉपी है, उसमें अलग अलग पेज आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है 50 पेजेस की है, 100 पेजेस की है, 150 पेजेस की है, कितनी भी पेजेस की होगी। आपने कहा अगर आप एक पेज निकाल लेते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, उसे पेज कहेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे पेज आपस में आ जाते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, कॉपी कहेंगे। तो मैंने कहा कॉपी की जो यूनिट है, यहाँ पे कॉपी की जो इकाई है वो क्या है, पेज है, क्योंकि पेज को मिला करके वो कॉपी बनी है। क्लियर है? ऐसा ही तो आप इतना तो समझते हैं कि इकाई का मतलब क्या है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी सेल से मिल करके बॉडी बनती है। ये हो सकते है एक से भी बन सकती है, ठीक है। अब संरचनात्मक का मतलब तो आप समझ गए हैं, ये कोई बॉडी है, किसी का शरीर है, उसका शरीर किससे मिलकर के बना है, कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। कार्यात्मक का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रोसेस। आपने कहा ये प्रोसेस यहाँ पर सेलुलर लेवल पे होती है। इस पॉइंट को आप तब ज्यादा अच्छे से समझेंगे जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, आप सेल को पूरा पढ़ लेंगे, सेल का स्ट्रक्चर आप पूरा पढ़ लेंगे, तब हम इस टर्म को और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये बहुत इजी डेफिनेशन है और आपको ये दो शब्द बहुत जरूरी रूप से क्या करने हैं, मेंशन करने हैं, कि जो कोशिका है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, चलिए ये जो टेबल है इसमें कुछ डिस्कवरी आती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में, जिसमें 3 पॉइंट्स आपको बता रखे हैं
और इन 3 पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज़ें हम बहुत बार अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। पहली लाइन तो आपको यही बताती है जो कि आपने डेफिनेशन में पढ़ी थी। सेल थ्योरी किसने दी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब आप डिस्कवरीज के बारे में यानी कि खोज के बारे में बात करेंगे। हमें बोला गया है अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज के बाद आपको इतना ध्यान रखना है कि जितने भी जीवित जीव हैं वो उनकी सभी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। सभी किससे मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं, कोशिका से मिलकर के बने हैं सभी, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं। एनिमल्स में हर किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप चाहे चींटी के बारे में बात करें, आप हाथी के बारे में बात करें, आप ह्यूमंस के बारे में बात करें, सभी किससे बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। अब थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सेल तो बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी बड़ी बॉडी कैसे बन जाती है, आगे जा करके हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, कभी कभी हमें यूनिट नहीं दिखाई देती, जैसे कि आपने अपना घर देखा है, ठीक है। घर में आपने कहा कि आपको वो एक ईंट जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस ईंट से पूरा जो घर बना है पूरा घर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। या चलिए और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास आपके स्कूल में क्या होती है, चौक होती है, चौक का यूज करते हैं आप, ठीक है। तो जो चौक होती है, कोई भी चौक, चाहे कलरफुल है या कोई व्हाइट चौक है, तो चौक जो होती है पूरी स्टिक जैसे आपको दिखती है। अब वो जो चौक बनी है वो भी किसी एक इकाई से बनी होगी। उस इकाई को आप कैसे प्राप्त करेंगे, आप उसका पूरा पाउडर बना लीजिए और पाउडर में आप सिर्फ एक ऐसा कण निकालिए जो सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है, और उससे उसी प्रकार के कणों से मिलकर के पूरी चौक बनी है। अब आप जानते हैं कि पूरे पाउडर में इतना छोटा जो कण है वो आप कैसे ढूंढेंगे, वो आप नहीं ढूंढ सकते हैं। उसके लिए या तो आप माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, ठीक है, या छांटने के लिए आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तो हमने वही बोला है कि चौक का सबसे छोटा कण आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन पूरी चौक आपको अपनी आंखों से दिखाई देती है। सेम वैसा ही है कि एक जो कोशिका है, एक जो सेल है, वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब बहुत असंख्य कोशिकाएं साथ में मिल करके शरीर का निर्माण करती हैं तो वो आपको दिखाई देती हैं। अब क्लियर है इतना, ठीक है। आगे बढ़े, सेकेंड लाइन क्या कहती है, सेकेंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। थर्ड कह रहा है सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये एक नया पॉइंट आया है जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। हमने बोला कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि एक कोशिका है और इससे बाकी की कोशिकाएं बनेंगी। एक कोशिका है, एक कोशिका से क्या हुआ है, दो कोशिकाओं का निर्माण है। दो से फिर कितनी कोशिकाएं बनी हैं, चार बनी हैं। चार से फिर कितनी बनी हैं, आठ बनी हैं। अब टोटल जरा गिन के देखेंगे अगर आप कि कितनी कोशिकाएं आपके पास फाइनली आई हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपके पास बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर बन गई हैं। फिर एक कोशिका से आपके पास ये सारी नई कोशिकाएं बनी हैं। तो ये बनी कैसे हैं, यहाँ पर डिवीजन से, विभाजन से। विभाजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे विखंडन होता है। विखंडन का मतलब टूटना होता है। तो क्या ये जो कोशिका है ये दो भागों में टूट जाती है, फिर ये दो भागों में टूट गई, फिर ये दो भागों में टूट गई, फिर ये दो भागों में टूट गई। एक्चुअली में ऐसे टूटती नहीं है। जो यहाँ पर सेल का डिवीजन होता है ऐसे नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे टूटता है तो आपने कहा कि एक कोशिका से इतनी सारी कोशिकाएं नहीं बन सकती हैं, डिफरेंस है। एक कोशिका है यहाँ पर, एक कोशिका है यहाँ पर, इसके अंदर कुछ मटेरियल है। एक तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है, और एक इसके अंदर कुछ तरल होता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इनका अमाउंट पहले डबल होगा, ठीक है, अमाउंट डबल होगा। जब अमाउंट डबल होता है तब ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब क्या होगा,
अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर ये है, जब इसका विभाजन होना होगा तो इसमें भी जो मटेरियल है, जो भी इसमें मटेरियल है उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो ये 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में अगर इसमें डिवीजन होना होगा तो आपने कहा इसमें जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। जब ये अमाउंट डबल हो जाएगा तो ये 2 कोशिकाएं यहाँ पर बना देगी। तो आपने कहा कि एक विखंडन होता है, जैसे कि आपने एक रोटी है, रोटी के पीस आपने किए तो जितने पीस आप करते रहेंगे उतने छोटे पीस आपके पास आते रहेंगे। सेल में ऐसा नहीं होगा। सेल में आपने कहा कि जब एक सेल से 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 सेल्स बनती हैं तो ये छोटी रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे ये मैच्योर होने लगेंगी। इनमें क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और ये जो सेल है ये इसी सेल के बराबर, इसी सेल के जितनी यहाँ पर हो जाएंगी। इसी प्रकार से हमने क्या बोला है कि कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिका से होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, कि ठीक है पहले से मौजूद कोशिका भी तो कहीं से आई होगी, वो कहाँ से आई है फिर? तो ये आप पढ़ते हैं, अगर आप किसी जीव के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि पहले से जो कोशिका आई है वो कहाँ से आई है। अब आप सोचेंगे ठीक है, रिप्रोडक्शन से नए जीव का निर्माण हो रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन में जो जीव बने हैं उनका निर्माण कभी तो कहीं से तो हुआ होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए जीवों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। वो जो आपने कहा हेटेरोट्रॉपिक सेल हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल हैं, ये जो सेल्स बनी हैं सबसे पहले कैसे बनी है, जो प्रिमिटिव गैसें थी उन्होंने रिएक्ट किया पानी के साथ और तब जाके उन सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है और उनमें आपने कहा वो डिवाइड तो हो ही रहे हैं। तभी तो आपने ये देखा है कि जब एक सेल बनी तो बहुत सारी सेल बनने लग गई हैं, ठीक है, तो उनमें डिवीजन का जो गुण है वो वहां से आया है और वहां से ही सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं। उन्हीं कोशिकाओं से आपने कहा जितने भी जीव आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन वहीं से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन अगर होगा तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।